जी बच्चों, आज की क्लास में हमें टीडीएस को आगे बढ़ाना है और हमारे पास में है नेक्स्ट सेक्शन 193। सेक्शन 193 क्या कहता है इसके बारे में लिखिएगा जरा पहले आप लोग, ठीक है, कि सेक्शन 193 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कौन पेई होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में नेचर ऑफ पेमेंट है। सबसे पहले है सर नेचर ऑफ पेमेंट। क्या नेचर है पेमेंट का सर? पेयर कौन है और पेई कौन है, और इसके बाद में इसके एडिशनल पॉइंट्स क्या है। मींस अगर कोई एग्जाम्शन वगैरह है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट किस चीज के ऊपर है सर? ये टीडीएस का सेक्शन 193 कहता है कि हमारा टीडीएस इस सेक्शन के अंदर तब लगता है जबकि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज चार्ज किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज चार्ज किया जाता है। तो आप लिखिएंगे नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओके, पेयर कौन है सर? कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। किससे मिलेगा ये पे? कोई भी हो सकता है सर, एनी रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को ये पैसा मिला हो। अब इसके अंदर एडिशनल पॉइंट क्या कहते हैं? अच्छा, एक पॉइंट जो मैं यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो लिखना भूल ही गया। यहाँ पे हमें रेट लिखना है बेटा, तो एक पॉइंट सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, रेट के रेट क्या एप्लीकेबल है। तो इस सिचुएशन में हमारा टीडीएस का रेट जो एप्लीकेबल है वो 10% है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, अभी तक तो ये चीज नहीं थी, अब से बता रहा हूं। मतलब अभी जो हमने सेक्शन पढ़े थे इससे पहले लास्ट क्लास में 2 सेक्शन पढ़े थे, तो उसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन अब एप्लीकेबल है। और ये एप्लीकेबिलिटी क्या है? बोला गया सर कोविड पॉइंट के अंदर, कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड सिचुएशन के अंदर हमारे को एक डेट दी हुई है, हमारे को एक डेट दी हुई है। वो डेट क्या है कि 14/5/2020 से लेकर के कब तक? 31 मार्च 2021 तक। इस टाइम पीरियड के अंदर यहां जो ये रेट है वो एप्लीकेबल होगा सर 7.5% के हिसाब से, 7.5% के हिसाब से। ठीक है जी, आपकी बुक्स में ये रेट नहीं लिखा हुआ होगा, कारण ये है जब आपकी बुक्स छपी थी तो उस टाइम पे ये चीज नहीं थी। ठीक है, हमारे पास में एप्लीकेबल नहीं थी ये। ठीक है, तो ये रेट आप लिख लीजिएगा अलग से 7.5%। और मैं आप लोगों को आने वाले सेक्शंस के बारे में भी बता रहा हूं ये बात कि क्या किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। कुछ एक सेक्शंस को छोड़ करके, कुछ एक सेक्शंस को छोड़ करके हर एक जितना भी रेट है, हर एक सेक्शन के अंदर जितना भी रेट है टीडीएस का, उसको कितने से कम कर दिया है? 25% से रिड्यूस कर दिया है, यानी कि वो अपने आप 75% पे आ गया। अब इस बात को बताने के बाद में ना आपको ये चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आपको ये चीज रटनी नहीं पड़ेगी कि सर कितना परसेंट कम हुआ। बस आपको क्या याद रखना है? मेन रेट याद रखना है। मेन रेट कितना है सर? 10% है। और कितना रिड्यूस हुआ है सर? 25% तक रिड्यूस हुआ है। तो यानी कि रेट अब क्या हो गया? 7.5% हो गया है। और कुछ एक सेक्शंस को छोड़ करके हर एक सेक्शन में 25% की छूट दी गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है बेटा। एडिशनल पॉइंट्स क्या कहते हैं इसके अंदर? बोलता है कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस, नो टीडीएस, आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंटरेस्ट पेड है, इफ इंटरेस्ट पेड, अगर इंटरेस्ट पेड है टू LIC, GIC या फिर कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी,
अदर इंश्योरेंस कंपनी, इनको हटा करके, मतलब इनके ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। आप इसके अंदर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये चीजें आपको मिल रही हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ठीक है जी, और अगर जो क्या नाम है वो पे किया जा रहा है किसको, एलआईसी को, जीआईसी को, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को। अब इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर इन कंपनीज को किस तरीके से मिलता है, इस कंपनी को किस तरीके से मिलता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो सर, मेरे पास में एक एलआईसी है, मेरे पास में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है जी। एलआईसी के पास में बहुत पैसा आता है, एलआईसी को आपके और मेरे जैसे बहुत से लोग पैसे देते हैं, एलआईसी से हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी करवाते हैं। तो वो फर्दर क्या करता है, वो फर्दर जाकर के क्या कर देता है सर, किसी भी तरीके से इस पैसे को किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है जहां से उसे बाय वे ऑफ रिटर्न्स इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं। तो एलआईसी ने आपसे पैसा लिया, ये आप और मैं, ये हम बहुत सारे लोग, ठीक है जी, हमसे पैसा लिया, कितने, 5 करोड़ रुपए, लेट से 5 करोड़ रुपए, और इसने आगे जाकर के किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी के शेयर एकमात्र इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी, और इन्वेस्टमेंट में इसको रिटर्न मिला, रिटर्न बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो सर ये जो रिटर्न है किसको मिल रहा है, एलआईसी को मिल रहा है इंटरेस्ट के वे में। तो आप इसके ऊपर टीडीएस, ये वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन पे, हम टीडीएस नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर है। इसी तरह से जीआईसी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में भी पॉइंट है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे को एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनीज के बाद में हम क्या कहते हैं सर, एक पॉइंट और है इसके अंदर, आगे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इनके बारे में तो हमने बात की ही की, और साथ में कॉमा लगा करके लिखिएगा, पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है जी, जो कि डीमैट अकाउंट में है। आप लोगों को मालूम है ना डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट होता है जैसे हम किसी पर्सन के पास में जाते हैं, किसी पर्सन के पास क्या, किसी कंपनी के पास में जाते हैं, जैसे हमारे पास में क्या नाम है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज होती हैं, किसी एक का नाम आप मोतीलाल ओसवाल ले लो, तो उनके पास में हम क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, और फिजिकल मोड में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम क्या नाम है ट्रांजेक्शन्स करते हैं। यानी कि मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मैंने उस अकाउंट से किया, जैसे कि आप अगर बैंक में जाते हैं और बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट के थ्रू होती है। तो इसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी, अब मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर क्या नाम है हमारे पास में जो है इंटरेस्ट की बात हमारी अगर होगी, तो उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या, पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू डीमैट अकाउंट, तो इसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1 ये एडिशनल पॉइंट था हमारा। ठीक सर, इसको आप नंबर 1 बना लीजिए। नंबर 2 क्या बोलता है, नंबर 2 ये बोलता है कि सर क्या होता है कि हमारे पास में कुछ और भी चीजें दी हुई हैं, कि क्या नाम है, हमारे पास में डिडक्शन टीडीएस लगा हो किसके ऊपर, इंटरेस्ट पेबल, कुछ और चीजें भी यहाँ पे दी हुई हैं, इनके ऊपर भी टीडीएस हमारे पास में, उसके भी एप्लीकेबल रेट देखने हैं हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इन चीजों को लिखिएगा पहले। 8% है, 3 है यहाँ पे, ठीक है जी। 8% सेविंग बॉन्ड्स, ठीक, और इसके अंदर आपके पास में दिया हुआ है 7.75% सेविंग बॉन्ड्स। ये दोनों इशू किए गए थे, एक किया गया था 2003 में और 2018 में, ठीक है जी। और अगर इसके ऊपर जो है हमारे पास में, अगर इसके ऊपर अमाउंट एक्सीड कर जाता है, कितना,
10,000 से ऊपर, अगर इसके ऊपर 10,000 से ऊपर, अब इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मोर देन 10,000 रुपीज, इसको लिख लीजिए। ठीक है जी। तो यहां पे इन दोनों की बात हमने की, अगर इनके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,000 रुपए से ऊपर जाता है, 10,000 रुपए से ऊपर जाता है, तो ही केवल टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर 10,000 से नीचे का है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। ओके, यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर, कर लो। यस ठीक जी। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 194, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। भाई शेयर्स होते हैं हमारे पास में, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आता है, तो हमारे को नेचर ऑफ पेमेंट तो पता लग ही गया, नेचर ऑफ पेमेंट पता लग गया सर, क्या है सर? डिविडेंड। और डिविडेंड के ऊपर हम लगा रहे हैं सर टीडीएस। हमारा पेयर कौन है? हमारा पेई कौन है? हमारा रेट एप्लीकेबल क्या है इसके लिए? और सर इसके लिए कोई एडिशनल कंडीशन है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन कह दो, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। तो सर पेयर है कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है जी। पेई है हमारे पास में कोई भी रेजिडेंट पर्सन। रेट कितना एप्लीकेबल है सर इसके ऊपर? 10%। और अगेन वही रेड पेन से हम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 7.5%। अब रेड पेन से जब भी मैं लिखूंगा ना रेट के आगे कोई नया रेट, तो समझ जाना वो उसी पर्टिकुलर डेट के लिए है। कौन सी डेट के लिए? 14/5/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के बीच में अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर टीडीएस कितने रेट से कटेगा सर? 7.5% से। अगर आपको 1 अप्रैल 2021 को टीडीएस मिला है तो उसके, अगर आपको 1 अप्रैल 2021 को डिविडेंड मिला है तो आपका टीडीएस किस रेट से कटेगा सर? 10% से कटेगा। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर जो पेमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हम लिखेंगे आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर जो क्या नाम है पेमेंट की गई है किसको? इंडिविजुअल को, बाय एनी मोड अदर देन कैश। कितना? 5,000 रुपए तक का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? नो टीडीएस इफ dividend paid to individual को दी है by any mode other than cash and payment is up to 5,000 rupees in the previous year। ठीक है जी, छोटा सा ही सेक्शन था, ज्यादा कोई एडिशनल, मतलब सेक्शन सारे के सारे छोटे हैं। आपको कहीं भी नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेयर और पेई समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पे बात आएगी ना सर एडिशनल इंफॉर्मेशन की, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक सर, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है जी। अगला है हमारे पास में 194A। 194A थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे सर। ठीक, नंबर 1 पॉइंट नेचर ऑफ पेमेंट, वही
सर पेयर कौन है? सर पेई कौन है? सर रेट क्या है? और सर हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में। तो सर नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। सर अभी तो लगाया था टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अच्छा सर, किसके ऊपर? अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक सर, ओके, सिक्योरिटीज के अलावा। ठीक है सर। पेयर कौन है? पेयर है सर एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्यों सर इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्यों रोक दिया? ये क्यों नहीं हो सकते? यानी कि ये टीडीएस क्यों नहीं डिडक्ट कर सकते किसी का? अरे भाई शांत, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। हाँ तो सर बताइए फिर वो कंडीशन। तो सर इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि कौन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जो कि कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं? फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है सर कि वो तभी डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ओनली व्हेन, तभी हो सकता है जबकि इनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर, लास्ट ईयर टर्नओवर यानी कि सेल्स कितनी हो? सर मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 CR। ठीक है जी। और अगर टर्नओवर नहीं है तो ग्रॉस रेवेन्यू होगा। ग्रॉस रेवेन्यू कितना? सर मोर देन 50 लाख हो तो ही ये टीडीएस काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते। ये बात समझ में आई? हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों? सर इंडिविजुअल और एचयूएफ है ना, सबसे ज्यादा घपला कर सकते हैं, सबसे ज्यादा घपला कर सकते हैं। देखो सोचो समझो, आपको मैंने ना पैसे दे दिए लोन पे, और लोन पे पैसे दिए, और सॉरी लोन पे कैसे, क्या इंटरेस्ट पे पैसे दे दिए, यानी कि लोन दे दिया, आपने मुझे इंटरेस्ट दिया, आपने मुझे इंटरेस्ट दिया। और अगर मैं कोई छोटा मोटा पर्सन होऊंगा ना जो कि ऐसे ही यारी दोस्ती में मनी लेंडिंग करता रहता है, तो मैं आपका टीडीएस काट के अपने पास रख लूंगा, लेकिन आगे पे नहीं करूंगा। लेकिन मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। तो सर हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन को हम इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने के लिए तभी अलाउ करते हैं जब उसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो टर्नओवर उसकी क्या है? 1 करोड़ से या तो ज्यादा हो, या फिर ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, तभी हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम हर एक को अथॉरिटी नहीं दे देते कि वो किसी की पेमेंट के ऊपर टैक्स कलेक्ट करके अपने पास में रख ले। ठीक है जी। अच्छा पेई कौन है? पेई कौन है सर? पेई कोई भी पर्सन हो सकता है सर, एनी पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन। अच्छा सर रेट भी बता दो, लगे हाथ 10%। और सर नया रेट सर 7.5%। सर मैं अगर नहीं भी लिखूंगा ना 7.5% और मैं बोलूंगा नया रेट, तो नया रेट बोलने के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस सेक्शन के अंदर नया रेट अगर एप्लीकेबल है तो रिड्यूस बाय 25% ही होगा। रिड्यूस बाय बोला, रिड्यूस टू नहीं बोला मैंने। ठीक है ना, दोनों में फर्क है। ठीक सर, समझ में आ गई बात। चलो सर अब लगे हाथों एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता दो बस जी। अब तो यहाँ पे लिखना चालू ही कर दो तुम लोग कि क्या टीडीएस किस चीज के ऊपर नहीं लगेगा। तो आपका टीडीएस नहीं लगेगा, नो टीडीएस नंबर 1 ए पॉइंट किसके ऊपर नहीं लगेगा? अगर इंटरेस्ट जो है
वो पेड है बाय बैंक्स, ठीक है जी, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी, या फिर पोस्ट ऑफिस, अप टू ₹40,000, 40,000 रुपए तक। अगर ये लोग कौन है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, अगर 40,000 रुपए तक आपको कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपका टीडीएस नहीं काटा जा सकता, ठीक है जी। और इसको लिखा हुआ है कब से, 1/4/2019 से, 1/4/2019 की बात से है ये। अच्छा, आगे हम कहते हैं ये जो लिमिट है ना सर, अब इसको ब्रैकेट में एक और चीज लिखना सर, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। किसके केस में, इन केस पेई इज सीनियर सिटीजन, ठीक है जी। 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर होगा और बैंक उसको कोई इंटरेस्ट पे कर रहा होगा तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं काट सकता। कितने रुपए तक सर, 50,000 रुपए तक। और नॉर्मल मेरे तुम्हारे जैसा बंदा जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी लिमिट कितनी है सर, 40,000 रुपए, ठीक है सर, समझ में आ गया। ए पॉइंट तो हमने ये लिखा। बी पॉइंट, इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस। सर इन एनी अदर केस का क्या मतलब हुआ, इन एनी अदर केस का मतलब इनको छोड़ करके, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को छोड़ करके अगर कोई और तुम्हें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो वो टीडीएस नहीं काट सकता अगर तुम्हारा इंटरेस्ट 5,000 रुपए तक है तो, ठीक है जी। इन एनी अदर केस लिमिट इज कितना, ₹5,000। दोनों बातें समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक या फिर बैंक्स हमारे को अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हम दो क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो सीनियर सिटीजन और एक नॉन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी है सर, 50,000। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है सर, 40,000, ठीक है सर। और अगर कोई और मुझे इंटरेस्ट देता है तो उसके लिए लिमिट कितनी है सर, 5,000 रुपए, डन। यानी कि इसके ऊपर होगा तो ही टीडीएस काट सकता है, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट में लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप चीज नोट में लिखेंगे सर, पहले लिखिए फिर समझाता हूं। इफ बैंक ऑप्टिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS बोलते हैं हम इसको, then the limit of ₹40,000 will not be per branch but for per bank। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात समझ में आई। अगर कोई बैंक सीबीएस क्या होता है, सीबीएस का मतलब होता है सर, गूगल कर लेना, मैं नहीं जा रहा इसकी डेप्थ में, ठीक है। सीबीएस का मतलब होता है कि ना वो इसकी फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ना एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही हाईली सिक्योर्ड सिस्टम होता है ये, ठीक है। तो अगर कोई बैंक जो है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को क्या नाम है वो कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है, तो इसकी जो लिमिट है ना वो पर ब्रांच 40,000 नहीं होगी, पर ब्रांच 40,000 नहीं होगी, ठीक है जी। एक पूरी टोटल बैंक की ही लिमिट सिर्फ 40,000 रुपए होगी। अदर केस में सर पर ब्रांच के हिसाब से होगी, ठीक सर। अच्छा, ये बी पॉइंट तो ठीक है सर। सी पार्ट,
और कब टीडीएस नहीं लगेगा? और टीडीएस नहीं लगेगा सर जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा बाय फर्म टू पार्टनर। इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब ही पार्टनरशिप फर्म होता है बेटा, टू पार्टनर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, कब नहीं लगेगा? जब इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, तब भी टीडीएस नहीं पे कर सकते, तब भी टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते आप। सोचो, आप दे रहे हो क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे रहे हो आप, ठीक है जी, और आपको क्या नाम है कोई इंटरेस्ट देना पड़ गया या फिर रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है जी, रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं। ठीक है जी। ऑन बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा जा सकता। अच्छा जी। इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, टू एनी बैंक है, फ्रॉम नहीं है, टू एनी बैंक या फिर एलआईसी या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, एनी इंश्योरर। ठीक है जी। जी पॉइंट, इंटरेस्ट पेड बाय इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी other than cooperative banks। ठीक है जी। टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर्स और टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी, चाहे अपने मेंबर्स को दे रहे हो या फिर किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हैं। ओके, Yes, sir. लिख लिया ये पूरा? Yes, sir. ठीक है जी। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पॉइंट तो रह गया इसके अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, इसको भी इंक्लूड करो। एच पॉइंट, इंटरेस्ट पेड in respect of certain schemes। ये स्कीम्स कौन सी? ऑफ पोस्ट ऑफिस। कौन सी सर? इनके ऊपर किसान विकास पत्र, खुद ही लिख लो, मैं बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा, किसान विकास पत्र, ठीक है जी, और इंडिया विकास पत्र। ये स्कीम्स के नाम है, नेम्स है उनके। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, ठीक है जी, और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट। सर आईबीपी की फुल फॉर्म क्या थी? किसकी किसकी? इंडिया विकास Second. पत्र, इंडिया विकास पत्र और किसान विकास पत्र, और साथ ही पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट्स पे भी, पोस्ट ऑफिस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, चलो पूरा ही लिख देते हैं इसको, डिपॉजिट्स। ठीक जी, ये एच पॉइंट भी है। तो ये थोड़ा पता है क्या है बच्चों, ये सेक्शंस है ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से, और किसी वजह से नहीं। बाकी तो सब कुछ काम आसान है, अगर वही लिखवाना होता ना, और इन पॉइंट्स के अंदर है ना कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो समझाने पड़ते हैं,
जिसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है, इसीलिए लिख लिख करके बता रहा हूं, अदरवाइज नोट से फटाफट से पढ़ा देता। टाइम तो ज्यादा लगता है इसके अंदर, लेकिन क्या करें सर, टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए अनुज पीछे पड़ा हुआ था काफी दिनों से कि सर ये वाला चैप्टर करा दो पहले। मेरे मन में था कि पहले मैं एग्रीकल्चर इनकम कराऊं, लेकिन बावजूद उसके मैंने कहा नहीं, वो कह तो ठीक ही रहा है कि सर पहले ये वाला चैप्टर करा दो। ओके चलो, ये पूरा हो गया, लिख लिया था ना आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक सर। 194B, 194B और 194BB दोनों ही बहुत बढ़िया है। पता क्या कहते हैं, ये इसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है, थोड़ी सी एक छोटी सी कंडीशन है बस, और कोई कंडीशन ही नहीं है। ये पहला 194B कहता है कि अगर आपने कोई विनिंग की है, कहां से, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, ठीक है जी, या फिर गेम कार्ड से, किसी ऐसे तरीके की अगर आपने कोई क्या नाम है विनिंग की है, और किसी भी पर्सन ने की है, और किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन गेम ऑर्गेनाइजर था, यानी कि मान लो मैं गेम ऑर्गेनाइजर था, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति होऊंगा या फिर मैं अमिताभ बच्चन होऊंगा तभी कोई बात होगी, नहीं, मैंने कोई गेम शो ऑर्गेनाइज किया छोटा मोटा सा, ठीक है जी, और उसमें आपकी विनिंग हुई है, उसमें आपकी विनिंग हुई है, तो स्ट्रेट अवे सर कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, आपको 30% का टैक्स पे कर देना है, रेट भी है, ठीक है जी, रेट भी है, ठीक है। अगर आपका ये अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर है, तो अगर आपका ये अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर है तो स्ट्रेट अवे 30% लग जाएगा। एक सेकेंड होल्ड करना जरा। हाँ जी सर, तो फटाफट से लिख लेते हैं इसको। और ए 194BB क्या कहता है, कहता है कि अगर विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेज, फॉर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस हुई है, रेस हॉर्सेज नहीं, हॉर्स रेसेस से विनिंग हुई है, तो स्ट्रेट अवे 30% लग जाएगा, उसके ऊपर तो 10,000 रुपए की लिमिट भी नहीं है। चलो सर फटाफट से समझा भी देते हैं इस चीज को कि हमारे पास में नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। अब मैं वन ही बोल रहा हूं, नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट। सर पेयर कौन है, सर पेई कौन है, सर कोई रेट क्या है, और सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग, डबल एन आना चाहिए था, ठीक कर लेना खुद ही, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है जी, क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड पजल्स होती है ना, ठीक है जी, या फिर कोई भी कार्ड गेम से अगर आपको कोई हुआ है। पेयर कौन है सर, एनी पर्सन है, कोई भी हो सकता है। सर पेई कौन है, एनी पर्सन है सर। रेट क्या है सर, 30% है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन सर, नो टीडीएस इफ विनिंग अमाउंट इज लेस देन ₹10,000। लो जी, शुरू होते ही खत्म। लिख लिया जी? यस सर। ठीक है जी। अब एक पॉइंट और लिख लेना इसके अंदर कि नो टीडीएस इफ विनिंग इज अप टू 10,000 रुपीज, इफ विनिंग इन काइंड, देन ऑर्गेनाइजर, लिख ही लेते हैं चलो, इफ विनिंग is in kind, then
organizer will release winning amount, winning kind बोलेंगे इसको, only after ensuring that tax on winning kind paid to government. अच्छा सुनो, यहां पे ना ये दोनों ही चीजें आ रही हैं पिक्चर में। सबसे पहले तो वो जो क्या नाम है काइंड है ना, पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि सर हमारे पास में विनिंग अमाउंट अगर कैश है तो वो 10,000 से ऊपर है तो ही टीडीएस कटेगा। अब मान लो जो विनिंग है वो काइंड में और उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 10,000 से ज्यादा है। इफ विनिंग इज इन काइंड तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं फेयर मार्केट वैल्यू की भी बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं सर, फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर जो है उसको आपको विनिंग काइंड तभी देनी चाहिए, तभी रिलीज करनी चाहिए जबकि आपका क्या नाम है टैक्स जो है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया हो, अदरवाइज ये इसके गले पड़ जाएगा। ठीक है, रिलीज, री और लीज अलग अलग हो गए थे। अच्छा ठीक है जी, आप लोगों ने नोट कर लिया। ये था 194B, अगला है 194BB। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सर इसको भगा देंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही दिखते हैं दोनों। अब यहां पे किस चीज से है सर, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स। रेस हॉर्स क्यों बोल देता हूं मैं बार बार, हॉर्स रेसेस। ठीक है जी, और कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेने वाला भी देने वाला भी, और रेट जो है वो 30% है। और मजे की बात यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यानी कि 1 रुपया भी अगर जीत करके आओगे ऐसी जगह से तो आपके पास में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये कैजुअल इनकम है विच मे और मे नॉट अराइज, इसके ऊपर आपको स्ट्रेट अवे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सर आप है ना वो नया वाला रेट लिखवाना भूल गए, बिल्कुल नहीं है नया वाला रेट इसके ऊपर। यानी कि निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि अब एक तो आप ये कैजुअल इनकम्स क्या नाम है अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं तुम्हारे को डिडक्शन भी दूं, मैं तुम्हारा रेट भी रिड्यूस करूं, कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 30% स्ट्रेट अवे लगेगा, कोई इसके ऊपर नए रेट का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पीरियड के अंदर भी 30% ही लगेगा। ऐसा किया पता है क्यों गया है, ताकि लोगों के हाथ में जो है ना पैसा रहे, लिक्विडिटी रहे, क्योंकि लोग कमा तो पा नहीं रहे, इस वजह से। अच्छा, तो ये 194B भी आपने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, इसको भी यहां से भगा देते हैं अब, वरना सेम बातें हमें बार बार लिखनी पड़ेंगी और एक पेज भी वेस्ट होगा। ठीक है सर, 194BB के बाद में अब है सर हमारे पास में नेक्स्ट है हमारा 194C। लेकिन 194C काफी लंबा है, काफी बड़ा है, और बिल्कुल मैं अभी कराने के मूड में नहीं हूं। पहले जरा मैं अपना जो थोड़ा सा बर्डन है ना उसको कम करना चाहता हूं, तो मैं चलता हूं पहले 194D के पास में। तो इसके बाद में हम लोग क्या नाम है इसको देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, या जब भी चैप्टर खत्म होने से पहले हम इसको कर लेंगे। ठीक सर, 194D क्या कहता है, कहता है कमीशन के ऊपर है, ये कमीशन के ऊपर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे किसके ऊपर है ये, टैक्स ऑन टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। कोई भी कमीशन नहीं, इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस लिख दिया मैंने, इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है जी, अच्छा अब तो बात समझ में आ गई होगी कि देने वाला कौन है सर, एनी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी हो सकता है।
लेने वाला कौन है सर? कोई भी इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि एनी रेजिडेंट लिख लेना बस बीच में, रेजिडेंट पर्सन, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है जिसको की कमीशन मिल रही हो। अच्छा सर, रेट कितना है इसका? सर 5% है नॉर्मल रेट। अच्छा सर, नया रेट भी बता दो लगे हाथों। हाँ जी, 3.75 सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए। नए का मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो गया, वो ड्यूरेशन, कौन सी ड्यूरेशन? 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का ये टैक्स इस रेट से लगेगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा, कोई सर एडिशनल इंफॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सर आपका कोई टीडीएस नहीं लगेगा अगर कमीशन जो है वो 15,000 रुपए पर एनम तक है, तो नो टीडीएस इफ कमीशन अप टू ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पर एनम जो भी है। बताओ, शुरू होते ही खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, Yes, भगा दो sir. इसको Yes, यहां से। sir. Yes, ठीक है sir. जी, भगा देते हैं इसको यहां से, आ जाओ। अच्छा जी, तो ये हमारा 194D के बाद में नेक्स्ट है हमारा 194DA, और 194DA के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सर, ये नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। इसका नेचर ऑफ पेमेंट है सर, टीडीएस लग रहा है किसके ऊपर? मेच्योरिटी प्रोसीड्स के ऊपर, मेच्योरिटी प्रोसीड्स के ऊपर, जो कि हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली है। मैं यहाँ पे मेच्योरिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई और आपको अमाउंट मिल रहा है। कौन सी मैच्योरिटी होगी सर? ये कौन सी मैच्योरिटी होगी बताना जरा। ये लाइफ इंश्योरेंस करवाया था या कार इंश्योरेंस करवाया था या होम इंश्योरेंस करवाया था? कौन सा इंश्योरेंस करवाया होगा? बोलो सर, किस में आती है डेट ऑफ मैच्योरिटी? मेडिक्लेम में आ जाती है क्या? कार इंश्योरेंस में आ जाती है क्या? नहीं सर, सिर्फ लाइफ Life इंश्योरेंस में insurance आती है। होती है। बाकी सबका पैसा, अब आप कार इंश्योरेंस ले रहे हो, आपकी गाड़ी का कोई भी क्या नाम है एक्सीडेंट नहीं हुआ भगवान की दया से, आपका वो पैसा जाया हो गया, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया सर। अब कोई मतलब नहीं है आपने जितना भी इंश्योरेंस पे किया था। हाँ, उसका नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, वो बात अलग है। अच्छा खैर, तो हम क्या कहते हैं सर, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? टीडीएस लग रहा है ऑन मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है सर, पेयर कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। सर मिल किसको रहा है? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। किसी को भी ये पैसा मिल सकता है। सर रेट क्या है? 5%। अच्छा सर, नया रेट अब हम बता देते हैं आपको, 3.75% होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही है। और डेट कौन सी? वही डेट, इस टाइम ड्यूरेशन 14 मई 2020 से लेकर के 31/3/2021 तक। सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन? हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कि आपका कोई टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर नंबर 1 पार्ट के अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). सेक्शन 10 पूरा का पूरा चैप्टर है सर किसका? एग्जम्प्टेड इनकम का। अगर आपका ये अमाउंट एग्जम्प्टेड इनकम के चैप्टर के अंदर आ जाता है सेक्शन 10(10)(d) के अंदर, तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सर जब टैक्स ही नहीं बनेगा इसके ऊपर, एग्जम्प्ट है, टैक्स ही नहीं बन रहा, तो टीडीएस काट के क्या करोगे? ठीक है सर। अगर अमाउंट जो है, अमाउंट इज लेस देन ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से कम का अगर आपका मेच्योरिटी अमाउंट है तो भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, Yes, sir. अच्छा एक और पॉइंट लिख लो इसके अंदर कि टीडीएस तभी लगेगा
जबकि इनकम पोर्शन दैट इज मेच्योरिटी, इनकम पोर्शन का मतलब क्या है जी, मेच्योरिटी प्रोसीड, यानी कि जो आपको अमाउंट मिला है उसमें से माइनस करना पड़ेगा सर प्रीमियम पेड। आ जाओ इस चीज को ना ब्लू पेन से लिखते हैं, अलग से आएगी नोट, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ही नोट लिख लेते हैं सर। क्या हमारे पास में टीडीएस लगेगा किसके ऊपर, टीडीएस ऑन, अब इसको ना मैं इनकम बोल देता हूं, इनकम, हाँ सर इनकम पे ही टैक्स लगता है। और यहां पे इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब है सर जितना आपने मेच्योरिटी प्रोसीड लिया है, यानी कि जो भी उन्होंने तुम्हें पैसा दिया होगा इसमें से आप माइनस कर दो प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे किया होगा। भाई सीधी सी बात है, जो अमाउंट हाथ में आया और जो अमाउंट हाथ से गया था उनको एडजस्ट कर दूंगा तो ही तो इनकम आएगी ना, उसी अमाउंट के ऊपर टीडीएस लगे। ठीक जी, ओके। इसको लिख लेना कि ये अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 से, अमेंडेड फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2019, मतलब अभी ताजा ताजा ही है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ पूछने का है इसमें, चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, इनको सबको भगा देते हैं फिर से, यहीं पे ही काम हो जाएगा। हाँ जी, 194 डीए के बाद में अब है सर हमारे पास में 194 ई, बड़ा ही प्यारा है ये, बड़ा ही। जिस दिन मैंने इसको सबसे पहली बार पढ़ा था ना बहुत अच्छा लगा था मेरे को, लेकिन जैसे ही मैंने इसका एक पॉइंट पढ़ा ना, जीवन में पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा था ये काफी बड़ा था, लेकिन बाद में ये छोटा कर दिया गया, इसके अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स आई। ठीक है, तो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था ना मेरे को अंदर से बहुत खुशी आई थी, और जब मैंने इसका एक पॉइंट पढ़ा तो बस वो खुशी एकदम से खराब हो गई। ये सेक्शन पता क्या कहता है, 194 ई क्या कहता है, कहते हैं हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन, अब मैंने जैसे ही सुना ना टीचर के मुंह से स्पोर्ट्स पर्सन, बड़ा खुश हो गया मैं। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से, नहीं, यहाँ पे टीडीएस लग रहा है उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। हाँ सर लगना चाहिए, तो कह रहा हूं और ज्यादा लगना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, इसका टैक्स जो है, ये जो टीडीएस लगाया जा रहा है किसके ऊपर, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लगाया जा रहा है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लगाया जा रहा है। नॉन रेजिडेंट का स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर फिरंगी को पकड़ लेंगे। ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि हमारे पास में वो जो पर्सन है वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट था, यानी कि मान लो अगर हमारे पास में कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर बाहर जाकर के क्या नाम है 1 साल तक बाहर रहता है, कभी कभी किसी टूर्नामेंट में, कभी किसी टूर्नामेंट में इन्वॉल्व रहता है, और बाहर जाकर के टूर्नामेंट्स खेलता है अलग अलग जगह पे, और इंडिया में वो टिकता ही नहीं है। जो बेसिक हमारी क्या नाम है कंडीशंस है रेजिडेंट बनने की, वो पूरी ही नहीं कर पाता, पूरे टाइम बाहर ही रहता है, ज्यादा टाइम बाहर रहता है, तो सर वो क्या बन जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो ऐसा नॉन रेजिडेंट कौन है, अभी ना मेरी बात को गलत इंटरप्रेट मत कर लेना, पूरा अच्छे से सुनना, सारे के सारे सुनना, बिल्कुल सुनना, और जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो तो बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ भी मेरी एक्सप्रेशन तो दिख नहीं पा रही है। ठीक है जी, तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो हुआ दरअसल क्या कि यहाँ पे एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को, अब मान लो एक पर्सन है जी मिस्टर धोनी या मिस्टर विराट कोहली, वो लोग ना इंडिया के टूर पे, इंडिया से बाहर रहते हैं, अपने टूर्स पे रहते हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, और मान लो वो नॉन रेजिडेंट बन गए, तो वो नॉन रेजिडेंट बन गए, उनके ऊपर जितनी भी उनकी इनकम है वो अगर इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, जितनी भी टैक्सेबल हो रही है, तो उसके ऊपर क्या लगाना है हमने, उसके ऊपर लगाना है हमने सर टीडीएस, उसके ऊपर लगाना है सर हमने टीडीएस। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे मेरी खुशी कब खराब हो गई, जब इस सेक्शन के अंदर ये बोल दिया गया हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, इस चीज को डाल दिया बीच में। थोड़े टाइम बाद
थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया, उसके बावजूद भी, पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी बहुत सालों तक ये चीज पिक्चर में नहीं थी। पिक्चर में कब आ गई? पिक्चर में आ गई 1 साल से। और वहां पे क्या डाल दिया गया कि वो पर्सन, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तभी उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो विद इन ब्रैकेट हमने क्या डाल दिया, किसके ऊपर है, किसके ऊपर ये टीडीएस लग रहा है? सर लग रहा था किसके ऊपर? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लग रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया का, उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। अब सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है, एक बारी थोड़ा समझाना सर। हाँ समझाते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास में मिस्टर विराट, ठीक है जी, और ये है सर हमारे पास में मिस्टर ब्राउन। ये दोनों ही क्रिकेटर है, ये दोनों ही क्रिकेटर है सर। विराट कोहली बाहर जाते हैं सर, टूर्नामेंट खेलते हैं आउट ऑफ इंडिया, टूर्नामेंट खेलते हैं सर आउट ऑफ इंडिया जाकर के, ठीक है। लेकिन ये मिस्टर विराट कोहली क्या है सर? सिटीजन है, इनके पास में सिटीजनशिप है ऑफ इंडिया, बाय बर्थ इनको सिटीजनशिप मिली इंडिया की। क्या ये पर्सन सिटीजन है? नहीं सर, ये नॉट सिटीजन है, ठीक है जी, ये सिटीजन नहीं है ऑफ इंडिया, इनके पास सिटीजनशिप नहीं है। अब मिस्टर ब्राउन भी आउटसाइड है और मिस्टर विराट भी आउटसाइड है। ये भाई साहब नॉन रेजिडेंट है, ये भाई साहब भी नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर मिस्टर ब्राउन के ऊपर इंडिया में टैक्स लगना है, अगर मिस्टर ब्राउन के ऊपर, मिस्टर ब्राउन कौन है सर? नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस नॉन रेजिडेंट, यानी कि ये सिटीजनशिप भी नहीं है इसके पास इंडिया की, और ये इंडिया में रेजिडेंट भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल हुई है किस चीज से सर? स्पोर्ट्स, क्या नाम है, टूर्नामेंट खेल खेल करके, और भी चीजें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो वो इनकम के ऊपर टीडीएस लगेगा, तो उस इनकम के ऊपर टीडीएस लगेगा, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास में सेक्शन 194E क्या बोलता है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं सर। इसका पेयर कौन है? कोई भी हो सकता है सर, एनी पर्सन। अच्छा सर, पेई कौन सर? नॉन रेजिडेंट, इसको हटा देते हैं बेटा यहां से, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन, और नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, ठीक है जी। सर आपने तो सर स्पोर्ट्समैन बोला था, अब आपने एंटरटेनर को भी पकड़ लिया। हाँ सर, एंटरटेनर को पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया हमने, यानी कि हम मिस्टर विराट के साथ में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? अपने ये कॉमेडियन मोमेडियन जो भी होते हैं उनको भी कर रहे हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे ना एक और चीज लिखनी है हमने सर, क्या लिखना है सर? हु इज नॉट, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अच्छा सर, तीसरे को, एक और को पकड़ लेते हैं हम, और क्योंकि पहले मैं सिर्फ पर्सन्स की बात कर रहा था ना, तो इसलिए सिटीजनशिप की बात कर रहा था। अब मैं क्या कहता हूं? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है जी।
अब जरा एक बारी और सुन लेते हैं। सर आपने अभी तक नेचर ऑफ पेमेंट को क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा मैंने, कोई कारण है। ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं? मैं एक गेम का ऑर्गेनाइजर हूं, या मैं एक क्या नाम है, लगा लो कॉमेडी शो का ऑर्गेनाइजर हूं, और मैं उस गेम शो को खेलने के लिए, उस क्या नाम है, गेम को खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को क्या देता हूं सर? फी देता हूं, मैच फी मिलती है ना उनको, या फिर एंटरटेनर को पैसे देता हूं, ठीक है जी, या फिर किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कोई मनी ट्रांसफर करता हूं, मैं ऑर्गेनाइजर, तो उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। टीडीएस लगेगा जो स्पोर्ट्समैन है और जो एंटरटेनर है, ठीक है जी, उनके ऊपर टीडीएस तब लगेगा जबकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तो फिर टीडीएस नहीं। अच्छा सर, दूसरी चीज, सर इनकी इनकम किस चीज से आती है? क्या सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन को ही पकड़ लूं तो स्पोर्ट्समैन क्या सिर्फ स्पोर्ट्स से ही कमाते हैं? नहीं सर, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, वो किसी भी तरीके की कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मिस्टर विराट कोहली है या मिस्टर धोनी है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट से इनकम तुमने देखी है उसकी? हाँ सर, वो खेल करके मैच फीस लेते हैं, मैच फीस तुमने देखी है उनकी। तुमने ये भी देखा कि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे भी उनको पैसे मिलते होंगे। अच्छा, तुमने ये देखा होगा कि वो न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल दे दे, कोई बढ़िया सा आर्टिकल दे दे, तो उससे भी उनको इनकम होती है। और अगर वो कोई परफॉर्मेंस करने, मतलब ऑल्दो वो दोनों क्या थे, क्रिकेटर थे, लेकिन वो ना एक रियलिटी शो में पहुंच गए सर, रियलिटी शो के जज बन गए या फिर रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट्स बन गए। ऐसे ही वहां पे डांस इंडिया डांस के अंदर जाके परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने, ऑल्दो वो क्रिकेटर थे, बहुत सराहा गया उस शो को, और उसके बाद में उनको कोई फी देगी। तो उन सारी चीजों को, उन सारी पेमेंट्स को हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो बच्चों, स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्समैन या फिर एंटरटेनर के नाम से ये मत सोच लेना कि सर इनकी इनकम सिर्फ स्पोर्ट्स से या फिर एंटरटेन करके ही होती है। ना 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 ना, इनकी इनकम किसी भी तरीके से हो, ये जो तरीके मैंने बताए हैं तुम्हारे को, उसके ऊपर क्या लग जाएगा सर? उसके ऊपर टीडीएस लग जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो इस चीज को सर फिर लिखवा भी देना। हाँ सर, बिल्कुल लिखवाऊंगा। अब यहाँ पे ना टीडीएस का रेट क्या है इनके लिए? सर टीडीएस का रेट है सर 20% प्लस सेस। तो इसका टोटल हमारे पास में पता है कितना हो गया? 20.8% हो गया। 4% क्या लग जाता है? टैक्स के ऊपर सेस लग जाता है ना, 4% हायर एजुकेशन सेस। तो हमने क्या कर दिया सर, 20.8% जो है हमारा यहाँ पे रेट है। ओके सर, अब नेचर ऑफ पेमेंट लिख लेते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट में मैं लिख देता हूं बेटा, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या एंटरटेनर या फिर एसोसिएशन। ठीक है जी। इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन, सर हमारे पास में पेमेंट होनी चाहिए किसके लिए? पेमेंट फॉर नंबर 1 पार्टिसिपेशन इन एनी गेम और एंटरटेनमेंट शो। ठीक है जी, क्योंकि हमने एंटरटेनर की भी बात की है ना, लाइक आईपीएल ऐसा लिख लो। ठीक है,
अच्छा, एडवर्टीजमेंट से, ठीक है सर। न्यूज़पेपर आर्टिकल से, अगर कोई पेमेंट मिली है तो, या फिर परफॉर्मेंस से। बेटा जितनी भी बार मैंने विराट कोहली या फिर धोनी का नाम लिया, तो उतनी बार मैंने एक बात दिमाग में रखी कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो कोई गलत मतलब मत ले लेना उनके नाम से। मैंने उस टाइम पे क्या माना कि ये कोई बाहर के लोग हैं, कोई नॉन इंडियन सिटीजन है। ठीक है जी, Yes, sir. चलो ठीक है जी, ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा? Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. ओके डन। समझ में भी आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? समझ में आ गया सर। ठीक है जी। मैंने बताया ना कि मैं दुखी तब हुआ जब पहली बार इसके अंदर सेक्शन के अंदर सिटीजनशिप को पंगे को डाला गया, क्योंकि सिटीजनशिप से टैक्स का लेना देना नहीं होता, रेजिडेंशियल स्टेटस से होता है। अच्छा जी, चलो ठीक है सर, कभी कभी भावनाएं भी आहत होती हैं। दैट डजंट मीन कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा ही, टीडीएस नहीं लग रहा तो क्या है। और वैसे भी उनकी सारी की सारी इनकम डिस्क्लोज्ड इनकम होती है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं। अच्छा, ई कर लिया हमने। अब करेंगे जी 194 जी। 194 जी क्या कहता है? कहता है एक पर्सन है, देखो एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, मान लो मैं ना एक कंपनी हूं, मेरा नाम है धनलक्ष्मी कंपनी। अरे सर ये कैसा नाम रख लिया आपने खुद का? धनलक्ष्मी कंपनी क्या करती है? धनलक्ष्मी कंपनी ना टिकट सेल करती है, ठीक है। और टिकट सेल करने के लिए ना उसने अपने एजेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो एजेंट क्या करते हैं, आप लोगों ने अगर वो देखी हो ना मूवी, कौन सी, माला माल वीकली, तो उसके अंदर होता है, ये पुरानी मूवी है थोड़ी सी पुरानी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पैदा तो हो चुके थे तब तुम। तो उसके अंदर वो पर्सन क्या कहता है, परवेज रावल क्या कहता है, कहता है भाई किसी की लॉटरी निकले तो मेरी कमीशन छूटे। तो यही आएगा इसके अंदर भी, यहाँ पे भी यही है। इसका मतलब क्या है? कहता है देखो पता क्या होगा, मान लो मैं एक धनलक्ष्मी कंपनी हूं, मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, उस एजेंट ने लॉटरी का टिकट किसी को बेचा, लॉटरी का टिकट बेचा। अब एजेंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जिसका विनिंग अमाउंट आएगा और जिस ब्रोकर के थ्रू उसने क्या नाम है खरीदा होगा, कमीशन उसको मिलेगी। तो सिंपल सी बात है सर, हमने ये नहीं देखना कि विनिंग अमाउंट किसका आया होगा, ब्रोकर किसको मिला। सीधी सी बात है, कोई लॉटरी कंपनी है, वो अपने एजेंट को अगर कोई कमीशन दे रही है तो उसके ऊपर टीडीएस काट करके देगी, ऐसा मेरा 194 जी कहता है। सर चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से क्या फायदा है ना, हम मूवी के अंदर घुस जाए। तो सर देखो हम क्या कहते हैं, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है सर। पेयर कौन है? कोई भी कंपनी हो सकती है सर। अच्छा, पेई कौन है? सर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी एजेंट। ठीक है सर, रेट कितना है इसका? 5% है जी। अच्छा सर नया रेट भी बता दो। हाँ जी, कितना? 3.75%। सर कितने से कितने टाइम तक के लिए? वही अपना टाइम 1 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। ठीक है। अच्छा सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन? हाँ जी बिल्कुल है, टीडीएस नहीं लगेगा, नो टीडीएस इफ अमाउंट ऑफ कमीशन is less than 15,000 per annum। सिंपल। बताओ, मुन्ना भाई के घर की तरह शुरू होते ही खत्म हो गया ये। ठीक सर, नोट कर लिया, चलूं आगे? Yes, sir. कर लिया। ठीक है जी।
हटा देते हैं इसको यहां से। हाँ जी, इसके बाद में है हमारे पास में 54H। 54 नहीं, 194H। 54H तो कैपिटल गेन के अंदर था, पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा ये तो था कमीशन एजेंट की कमीशन, ठीक है जी। 194H क्या बोलता है सर, किसकी है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है सर, टीडीएस है ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है जी, RAGE, गलत कर दी स्पेलिंग। ठीक है जी। अच्छा सर, पेयर कौन है सर, कोई भी पर्सन हो जाता है अदर देन इंडिविजुअल और HUF। आप एक चीज यहां पे लिखेंगे, थोड़ा सा ना इसको नीचे करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि वही 1 लाख और 50 लाख वाली बात यहाँ पे भी है। 1 करोड़ और 50 लाख वाली जो ऊपर बात थी ना अभी, एक वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। पेयर कौन है सर, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF। क्यों सर, इन दोनों से भेदभाव क्यों सर, इंडिविजुअल और HUF TDS लगा सकते हैं इफ, कंडीशन है क्या कि सर प्रीवियस ईयर की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो। प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, और प्रीवियस ईयर ग्रॉस रिसिप्ट्स is more than 50 lakhs, तब टीडीएस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है सर। सर पेई कौन है, कोई भी रेजिडेंट पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन। ठीक सर, रेट कितना लगेगा 5%। सर नया रेट हम बता देते हैं आपको, 3.75%। नए का मतलब उस टाइम पीरियड के लिए, कौन सा टाइम पीरियड, 1 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए अगर ये इनकम अर्न हुई है तो उसके ऊपर टीडीएस 3.75% से लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ जी सर बिल्कुल है, सेम ही है। नो टीडीएस इफ कमीशन इज लेस देन 15,000 पर एनम। अच्छा एक और चीज लिख लो, इसके अंदर इंक्लूडेड है कि टीडीएस नहीं लगेगा, नो टीडीएस इफ कमीशन और ब्रोकरेज is related to securities like commission to underwriters। अंडरराइटर्स मालूम है ना क्या होता है, अच्छा बिल्कुल पता होगा सर। या फिर ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन नहीं थी वो,
कोई ऐसे ही ब्रोकरेज दी थी हमने पब्लिक इशू करने पे, या फिर हमने कोई ब्रोकरेज दी थी ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ब्रोकरेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये उन्हीं ब्रोकर्स के पास में होती है जिनके पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है। जैसे मान लो जी मेरा डीमैट अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग के अंदर, ठीक है जी, और मैं कोई शेयर मार्केट के अंदर शेयर सेल परचेज करता हूं, तो वो मेरे से मेरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है ना, कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। वो ट्रांजैक्शन इंट्राडे भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सर उसके ऊपर वो जो कमीशन लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगे। ओके, नया रेट है 3.75 और अपना नॉर्मल रेट है 5%। हाँ जी, 194I, 194I क्या कहता है सर? वही सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट, सर पेयर कौन है, सर पेई कौन है, सर रेट क्या है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ सर, देखो नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट क्या कहता है सर? सबसे पहले तो किस चीज के ऊपर टीडीएस लगेगा सर? टीडीएस लगेगा रेंट के ऊपर। रेंट किससे रिलेटेड हो सकता है अभी बताता हूं, तो इस चीज को पहले लिख लो कि सर टीडीएस ऑन रेंट। पेयर कौन है सर? पेयर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और सर इंडिविजुअल और एचयूएफ ग्रीन पेन फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ वही सेम एज इन सेक्शन 194H। ठीक है जी, अब मैं बार बार उस चीज को नहीं लिखूंगा कि भाई 1 करोड़ और 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ओके सर। पेई कौन है सर? पेई कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। यानी कि पेयर कौन है? जो रेंट दे रहा है। ठीक है जी, जो रेंट पे कर रहा है। और पेई कौन है? जिसको कि रेंट रिसीव हो रहा है। टीडीएस कौन काटेगा सर? पेयर काटेगा। ठीक है, किस रेट से काटेगा सर? सर रेट्स अलग अलग है यहाँ पे रेट्स अलग अलग हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज गलत लिख गया, एनी पर्सन नहीं, एनी रेजिडेंट पर्सन लिखते। रेट्स के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। पहले रेट सुन लेते हैं, और रेट्स अलग अलग हैं यहाँ पे। दो चीजें हैं सर, दो चीजें हैं हमारे पास में, प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा सर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है सर, और साथ में फर्नीचर। तीनों इकट्ठा होगा क्या सर? कहने का मतलब बच्चा एक बार पूछता है, कहता है सर लैंड होगी, लैंड के ऊपर बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर होगा, ये तीनों इकट्ठे होने चाहिए। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये तीनों के ऊपर रेट सेम लग रहा है इसलिए ऐसा लिखा है। मतलब अपने तरफ से क्या इंटरप्रिटेशन बच्चे कर लेते हैं हमें समझ नहीं आता। लैंड होगा, लैंड के ऊपर बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर होगा। हे प्रभु। अच्छा देखो, तो यहाँ पे हमारे रेट्स है सर कितना, 2% प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और सर लैंड बिल्डिंग, लैंड ओब्लिक बिल्डिंग ओब्लिक फर्नीचर के लिए कितना सर, क्या नाम है अपना, 10%। अच्छा, इसके रिड्यूस रेट भी लिख लो भाई, इसका रिड्यूस रेट हो जाएगा 1.75 हो जाएगा ना मेरे ख्याल में, 2 का 1.5 हो जाएगा, है ना? हाँ,
भाई डिवाइड बाय 4 करेंगे और 1/4 को निकाल देंगे तो यही होगा। अच्छा, इसका रिवाइज रेट तो सर 7.5 हो जाएगा। और कौन से टाइम पीरियड के लिए? वही टाइम पीरियड 1 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए, तो ये रेट लगेगा। ठीक है सर, रिवाइज रेट डजंट मीन कि अब रेट चेंज हो गया, रेट वो नॉर्मल ही है, टाइम पीरियड का डिफरेंस है बस। अच्छा ठीक है सर, यहां तक हमने लिख लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता दो सर कि किस किस पे नहीं लगेगा। तो हमारे पास में हम कहते हैं कि टीडीएस पे नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस बात, नो टीडीएस, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इफ रेंट अप टू 2,40,000, 2,40,000 से अगर कम है तो आप कोई टीडीएस नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनना अब इस चीज को। मैंने क्या बोला, मैं पूरा का पूरा एक बार फिर से बोल देता हूं। मैंने ये बोला कि सर टीडीएस लगेगा रेंट के ऊपर। रेंट किससे रिलेटेड हो सकता है? रेंट हो सकता है रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, रेंट हो सकता है रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग से या फिर फर्नीचर से रिलेटेड रेंट हो सकता है। और सर इसके रेट क्या है, और देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, इस चीज को भी समझो। देने वाला पर्सन कौन है? सर देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है। रेंट देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ भी इसके अंदर कवर्ड हैं। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ कब रेंट देने से पहले टीडीएस काटेंगे? टीडीएस काटेंगे तब जबकि उनकी 1 करोड़ से इनकम, 1 करोड़ से ऊपर उनका टर्नओवर होगा, या फिर ग्रॉस रिसीट, अगर प्रोफेशनल है वो तो ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख से ऊपर होगी, तभी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें देखना है, नंबर 1। इनके अलावा सर हर बंदा जो है वो टीडीएस काट के ही अपने ओनर के हाथ में जो है वो क्या नाम है पैसा देगा। ओके सर, समझ में आ गया। अब सर रेट बता दो। रेट है सर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2% और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके लिए रेट है 1.5%। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर या बिल्डिंग के लिए जो रेट है वो है नॉर्मल 10%, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कितना? 7.5%। स्पेसिफिक टाइम पीरियड है सर 1 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का। यहां तक के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आप टीडीएस तभी डिडक्ट कर सकते हैं जबकि आपका रेंट जो है वो 2,40,000 रुपए है। सर ये 2,40,000 रुपए जो है वो क्या है? वो पर एनम है, पर मंथ है, कुछ तो बोलो सर। हाँ सर, ये पर एनम। ठीक है सर। अच्छा, अब सोच करके देखो सर, मैंने एक क्या नाम है मकान जो है वो किराए पे लिया। मैं मकान की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में बिल्डिंग आ जाना चाहिए, बिल्डिंग के साथ में रेट आ जानी चाहिए 10 और 7.5%। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी किराए पे ले ली सर। मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी क्या किया सर, किराए पे ले ली। ठीक है, तो ये मैं था। ठीक है, और मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे ली, और रेंट कितना था? रेंट मान लो था 5 लाख रुपए पर एनम। अब मैं एक इंडिविजुअल हूं मैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ भाई आप टीडीएस तब काट सकते हो, टीडीएस के लिए एप्लीकेबल हो। हाँ, आप टीडीएस के लिए एप्लीकेबल तब होगे जब आप पिछले साल की अपनी क्या नाम है वो बताओगे हमारे को इंफॉर्मेशन के आपका पिछले साल का टर्नओवर जो था वो क्या नाम है 1 करोड़ से पिछला पहला 1 करोड़ से ज्यादा था क्या? तो मैंने कहा जी मेरे तो पिछले साल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैंने तो पहली बार ही क्या नाम है ये काम किया है ऐसा। आज से पहले तो मैं कुछ कमाता ही नहीं था, सेल करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो मेरे पास पिछली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या किया सर, ये जो रेंट पे किया ना, ये मैंने को ओनर्स को पे किया। ये मैंने रेंट जो है, अच्छा सबसे पहली बात तो अगर मेरे पास पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता सर, मैं टीडीएस काट ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं। मान लो मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, अब मैं ना क्या हूं, बैंक हूं, बैंक। ये मैं जो था ना, ये मैं क्या था, बैंक। कौन सा बैंक?
मान लो HDFC बैंक। सर HDFC बैंक क्यों भाड़े पे बिल्डिंग लेगा, क्यों उसको क्या नाम है, क्यों उसको क्या नाम है रेंट पे करेगा, क्यों? हम लोग क्या ATM वगैरह नहीं देखते हैं? हाउस प्रॉपर्टीज के अंदर नीचे वाले, नीचे बेसमेंट के अंदर या फिर कहीं पे, बेसमेंट तो नहीं खैर, जो क्या नाम है ग्राउंड फ्लोर होता है उसके ऊपर ATM लगे हुए होते हैं। तो ATM क्या होता है सर? बैंक का होता है, और बैंक उसको रेंट पे कर रहा होता है। बैंक जो था वो रेंट पे कर रहा होता है, ठीक है। तो इसने ये बिल्डिंग ले ली थी और रेंट पे कर रहा था इसको 5 लाख रुपए। अब सही है? हाँ सर सही है। अब कोई टर्नओवर का लेना देना इसके साथ में नहीं है, अब कोई टर्नओवर का लेना देना इसके साथ में नहीं है। लेकिन ये जो बैंक ने बिल्डिंग ली है ना किराए पे, और जो रेंट पे किया है 5 लाख रुपए का, तो उस केस के अंदर हमारे पास में ये जो बिल्डिंग है ना, ये 3 भाइयों की है, को ओनर्स की, एबीसी की है ये 3। तो मैं ये कहता हूं कि सर मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे ना इंडिविजुअली लिमिट देखनी पड़ेगी, 2,40,000 रुपए की ईच, 2,40,000 ईच। यानी कि मैं रेंट पे कर रहा हूं किसको? HDFC बैंक पे कर रहा है रेंट किसको? सर रेंट पे कर रहा है A को, B को और C को। तो इनकी इंडिविजुअल लिमिट्स कितनी है सर? 2,40,000 रुपए है। इंडिविजुअल लिमिट्स को माना जाएगा यहाँ पे, अगर मोर देन 1 ओनर है तो। सिंगल ओनर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 2,40,000 रुपए ही लिमिट है, ठीक है। अच्छा सर, तो हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं। ये बात समझ में आई मेरी? यस सर। ठीक है, कि इफ प्रॉपर्टी owned by more than one person, then limit of rupees 2,40,000 applied to each co-owner। ठीक है जी, ये चीज अपने को दिमाग में रखनी है हमेशा ही। ओके यस सर। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, और पढ़ते हैं सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक थी? नहीं सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कई है। अच्छा, रेंट पे करने की बात आई तो ठीक है, हम कभी कभी एक काम करते हैं ना, डिपॉजिट्स भी तो करवाते हैं, जिसको हिंदी में पता क्या कहते हैं? कहते हैं पगड़ी पे देना। अब ये नहीं समझ में आया सर, मैंने भी पहली बार ही सुना था ना, मेरे को भी नहीं समझ में आया था। टीचर ने बोला पगड़ी पे देना, मैंने कहा भाई ये पगड़ी पे देना क्या होता है? तो पगड़ी पे देने का मतलब ये होता है, हम ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे देते हैं। अब देखो, रेंट पे कोई मकान लेगा तो उसका मिसयूज भी कर सकता है। मिसयूज इन द सेंस क्या है, वो दीवारों वगैरह को अच्छे से यूज नहीं कर रहा, और क्या नाम है गंदगी फैला रखी है घर के अंदर। तो ना ओनर क्या करता है, कुछ ना पैसे डिपॉजिट कर लेता है, कहता है बाद में पता नहीं तू मेंटेनेंस चार्जेस देगा या नहीं देगा, तो एक काम कर, क्या नाम है, मेरे को कुछ डिपॉजिट्स करवा दे, डिपॉजिट्स करवा दे। अच्छा, पगड़ी पे लेना कुछ अलग चीज होती है, उसको मैं यहाँ पे क्या नाम है कोरिलेट नहीं करूंगा, ठीक है। उसका मतलब भी बता दूंगा फिर कभी तो क्या होता है वो, लेकिन अभी हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। सुनो, तो ना हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास में ओनर ने ना क्या किया, कुछ डिपॉजिट रख लिया कि आप अच्छे से पता नहीं इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो मेरे को मेंटेनेबल चार्जेस तो इसके चाहिए ही चाहिए, ठीक है सर। तो कुछ डिपॉजिट रख लिया। अब ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना बेटा, ये डिपॉजिट्स जो हैं ये रिफंडेबल भी होते हैं और नॉन रिफंडेबल भी होते हैं। रिफंडेबल का मतलब ये होता है, रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि सर जो क्या नाम है अमाउंट है, वो जब आप मकान खाली करोगे या इस प्रॉपर्टी को वापस करोगे तो आपको ये क्या नाम है रिफंड हो जाएगा। और नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि ये भाई आपको वापस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ना नॉन वर्ड जरूर लिख देना, नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स। ठीक है जी, या फिर
एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट का मतलब तो पता है ना, या फिर एडवांस रेंट के ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ऑल्सो एलिजिबल फॉर टीडीएस। यानी कि यहां पे रेंट का मतलब सिर्फ रेंट से नहीं है, रेंट का मतलब रिफंडेबल डिपॉजिट्स, एरियर ऑफ रेंट और एडवांस रेंट भी है। ठीक है सर, ओके। और कुछ कहना है सर? हाँ बिल्कुल कहना है जी, बहुत कुछ कहना है। अभी तो पहले लिखो, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइंस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो सर इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल तो है, बट एज पर सेक्शन 194C। सर सेक्शन 194C क्या कहता है? अभी नहीं बताया मैंने आपको, अभी पढ़ाया नहीं है, उसको स्किप करके हम आगे बढ़ गए। देखो मैं समझाता हूं इस चीज को कि टीडीएस तो एप्लीकेबल है, लेकिन 194C के तहत 194I नहीं एप्लीकेबल होगा। दोनों में क्या फर्क है सर, और ऐसा है तो क्यों है? समझते हैं इस चीज को, जरा समझते हैं। जो मैं कहता हूं ना कि भाई हमारे को कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, वो समझने बहुत जरूरी होते हैं, इसीलिए इस चीज को इस तरीके से लिखवा लिखवा के कर रहा हूं। मान लो जी हमारे पास में एक एयरलाइंस है, किसी एयरलाइंस को ले लो, उठा लो, पाकिस्तान एयरलाइंस को ले लें। हाँ सर, पाक एयरलाइंस, ठीक है जी। पाकिस्तान एयरलाइंस है, वो भाई साहब यहां पे आते हैं, और ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट है, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो ना वो भाई साहब यहां पे जब अपने अपने जहाज को लैंड करवाते हैं ना, अपनी फ्लाइट को लैंड करवाते हैं, तो वो ना रनवे यूज करते हैं। कुछ पार्किंग लॉट्स होते हैं उनको जहाज खड़ा करने के लिए, वो भी होते हैं, वो भी यूज करते हैं वहां पे। ठीक है जी। तो ऐसी कुछ चीजें दी जाती हैं, उनको फैसिलिटी दी जाती है। अब एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान एयरलाइंस के उस जहाज ने इस मुंबई एयरपोर्ट को रेंट पे ले लिया था? जल्दी से बता दो फटाफट से, मन क्या कह रहा है तुम्हारा, बताओ पहले। सर यहां पे मैं दोबारा बोलता हूं, पाकिस्तान एयरलाइंस, जब तुम बोलते नहीं हो ना समझ जाता हूं क्योंकि शायद बात समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से बोलता हूं समझना। पाकिस्तान एयरलाइंस थी और हमारा मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी थी। मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान की एक फ्लाइट को बोला कि आप हमारे यहाँ पे लैंड कर सकते हो, हमारे रनवे को यूज कर सकते हो, हमारी पार्किंग लॉट को यूज कर सकते हो, और इसके लिए हम आपका कुछ पैसा लेंगे। भाई वो अपने अपने यात्रियों को लेकर के आया था ना, पैसेंजर्स को लेकर के आया था, जो इंडियंस भी हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और यहां से इंडिया से पाकिस्तान भी लेकर के जाएगा। तो उस टाइम पीरियड के लिए वो यहां पे खड़ा हो जाएगा थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो वो क्या करता है, रनवे की फैसिलिटी यूज कर रहा है, वो पार्किंग लॉट की फैसिलिटी यूज कर रहा है। क्या उसने इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट को रेंट पे ले लिया था? नहीं सर। उसने अगर इस एयरपोर्ट को रेंट पे ले लिया होता तो वो किसी और कंट्री के एयरलाइंस को यहां पे लैंड करने ही नहीं देता, ना ही इस पार्किंग लॉट में किसी और कंट्री के जहाज को खड़ा होने देता। बात समझ में आई? तो उसने Yes, sir. रेंट नहीं किया, उसने रेंट नहीं लिया,
उसने इस मुंबई एयरपोर्ट को रेंट पे नहीं लिया, उसने तो क्या सर, कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आऊंगा, मुझे उतरने देना, थोड़ी देर पार्किंग लॉट यूज करने देना, और उसके बाद मैं यहां से उड़ जाऊंगा वापस, और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मैं तुम्हारे को कुछ चार्जेस पे करूंगा। तो दैट डजंट मीन कि उसने इसे रेंट पे लिया है। तो सर रेंट पे नहीं लिया तो क्या है, ये सर उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आपको पे करेगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल होता है, लेकिन कौन से सेक्शन में? 194 सी में, 194 आई में नहीं। क्योंकि आई तो क्या बोलता है, कहता है 194 आई क्या बोलता है कि हमारा जो है वो रेंट पे किया जा रहा है, उसके ऊपर टीडीएस लगाना है, जबकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस है। तो 194 सी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 194 आई पढ़ रहे हैं। और 194 आई सर रेंट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आई मेरी? Yes, Yes, sir. हेलो, sir. यस सर। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या Yes, आपसे बात करने का ये सही समय है? यस नालायको, सर। हो गए Yes, क्या? sir. No, sir. सर अच्छा हाँ, बोल बोल बोल। ये तो वही हो गया ना, जैसे हम दूसरी रोड पे यूज जाने से पहले टोल देते हैं। हाँ देखो, वो अब पता है, ये यहाँ पे एयरलाइंस के लिए लिखा है ना, तो मैंने एयरलाइंस की ही बात की है। जैसे ही मान लो 1 मिनट के लिए सिद्धांत अपनी गाड़ी लेकर के जाता है और किसी एमसीडी की पार्किंग में जाकर के लगा देता है, तो वो उसने कोई पार्किंग रेंट पे थोड़ी ले लिया, फॉर द टाइम बीइंग वो वहां पे पर्ची कटाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर्ची के ऊपर। तो ये ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वो एमसीडी के चार्जेस वाला एग्जांपल मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे एयरलाइंस अथॉरिटी की बात हो रही, ठीक है। ओके सर। Yes, अच्छा sir. 1 सेकेंड ठहरना। ठीक सर, नेक्स्ट लिखेंगे। 2 पॉइंट और हैं इसके अंदर। नेक्स्ट लिखते हैं सर कि म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर हमारे रेंट के अंदर इंक्लूड है ना, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस के ऊपर टीडीएस नहीं लग सकते, ठीक है जी। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमें रेंट के अंदर से पहले डिडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखना, इफ रेंट इंक्लूड, हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा हुआ है ऐसा, म्यूनिसिपल टैक्सेस देन नो टीडीएस ऑन म्यूनिसिपल टैक्सेस। रेंट में से म्यूनिसिपल टैक्सेस को पहले माइनस करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा एक लास्ट बात और, कि आपको है ना डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। आपने सामने वाले का टैक्स काट के रख लिया है ना, इस सेक्शन के अंदर आपने क्या किया, टैक्स काट करके रख लिया किसी का अपने पास में, तो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दोगे क्या? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। तो जो टैक्स काटेगा ना, जो रिसिपिएंट है किसका, टीडीएस का, वो क्या देगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देगा, ठीक है जी। तो इस चीज को लिखिएगा, द रिसिपिएंट of rent can give declaration under section 197A in form 15G/15H, ठीक है जी।
अच्छा, पता है तुम्हारे को, एक बात बताऊं, ऐसे ही याद आ गया, अपने सीएस के दिन याद आ गए मेरे को। क्या होता था हमारे टैक्स के पेपर के अंदर, सीए के टैक्स के पेपर के अंदर ना, सीए के टैक्स के पेपर के अंदर भाई साहब हमसे ना इतना नहीं सोचा जाता। हमारे फॉर्म्स के नाम आप देखेंगे मॉड्यूल के अंदर भी ज्यादा नहीं, फॉर्म वगैरह के नाम जो है वो ज्यादा पूछे नहीं जाते हमसे। लेकिन सर कभी सीएस का मॉड्यूल खोलना तुम, ओए होए होए, मजा आ जाएगा तुम्हारे को देख देख के। सर एक एक फॉर्म नंबर, और अगर वो फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं तो उनके भी नंबर सर सब कुछ दिया हुआ होता है। मतलब अगर कोई नॉलेज के लिए टैक्स पढ़ना चाहता है ना, नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसको सीएस के अंदर जो टैक्स मॉड्यूल्स दिए हुए हैं ना उससे पढ़ना चाहिए। उसके अंदर बहुत डेप्थ में दिया हुआ है। सर इससे भी डेप्थ में अपने तो पढ़े जा नहीं रहे हमसे, उनके और उठा लें हम। मैंने पहले बोला नॉलेज के लिए, मैं टैक्स पढ़ता था जब अपने टाइम पे, क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो और चीजें जानने के लिए हम लोग नॉलेज के लिए काम करते थे। तो बस एक दिमाग में आई, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म की बात हुई, जनरली होती नहीं है, तो इसलिए क्या नाम है मैंने आपको बताया। अच्छा जी, ये 194 आई जो है आपने कर लिया पूरा? Yes, sir. कर लिख लिया. लिया बेटा? चलो नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करूंगा बेटा इसको मैं, ठीक है? Okay, sir. बाय Okay, बेटा। sir. बाय। Thank you. थैंक यू सर।